सो हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए, एकदम मस्त तरीके से। आप सभी के लिए आज की इस क्लास में क्या क्या होने वाला है एकदम जल्दी से फटाफट से हाईलाइट बता दूं। 20 क्वेश्चंस बैक टू बैक बनाने वाले हैं हम लोग। पीजीसीआईएल डीटी के लिए डेडिकेटेड होगा और साथ में एसएससी जेई पेपर 2 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पूरा क्वेश्चन सीरीज। अदर एग्जामिनेशंस की भी आप तैयारी कर रहे हैं, एजेई एग्जामिनेशंस की, आपके लिए सेशंस इफेक्टिव होने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा और मस्त तरीके से कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए। सारे के सारे क्वेश्चंस में मजा आने वाला है, बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बिना देरी किए पहला क्वेश्चन लेकर के आता हूं ऑन स्क्रीन। चलिए, सेशन होता है तुरंत यहां से शुरू और पहला क्वेश्चन आ रहा है ऑन स्क्रीन, जो कि आपके पिछली क्लास का होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक आपको ये क्वेश्चन बनाने का था। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों ने बना लिया होगा। अगर नहीं भी बना तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी तुरंत के तुरंत इसका सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या था। रेशियो ऑफ रीडिंग ऑफ द 2 वॉट मीटर्स कनेक्टेड टू मेजर पावर इन अ बैलेंस 3 फेज लोड, कितने का रेशियो है, 3:2 के रेशियो पर अवेलेबल है। ठीक, एंड द लोड इज इंडक्टिव टाइप, मतलब लैगिंग कंडीशन आने वाली है। लैगिंग मुझे कहां कहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस जगह पर और इस जगह पर, ठीक है। ये दो केसेस है मेरे पास, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से ही कोई एक आंसर है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं इसको। फिर लिखा हुआ है कि 2 वॉट मीटर्स कनेक्टेड टू मेजर द पावर इन अ बैलेंस 3 फेज लोड, इसका क्या रेशियो है, 3:2। ठीक है, तो हो सकता है W1/W2 का रेशियो 3:2 के फॉर्म में होगा, ठीक है। एंड द लोड इज इंडक्टिव, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज, भाई हमको पता है कि फाई कैसे निकालते हैं हम लोग। फाई इज गिवन एज tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। 2 वॉट मीटर मेथड का इस्तेमाल करके पावर का कैलकुलेशन करना या पावर फैक्टर का कैलकुलेशन करने के लिए जो फाई निकालना होता है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, यहीं से शुरुआत होती है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की। चलिए आपको बोर्ड पर लेकर के आता हूं और यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। ध्यान से देखिएगा, बस कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन तुरंत के तुरंत। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, देखिए हमको रेशियो दिया हुआ है, कौन सा रेशियो, W1/W2 का रेशियो दिया हुआ है 3:2 के फॉर्म में। तो मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेता हूं ताकि इस रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकूं अपने ओवरऑल एक्सप्रेशन को। तो मेरे पास हो जाएगा फाई बराबर tan इनवर्स √3। W2 को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास अंदर बचेगा W1/W2 -1 होल अपॉन, यहां से भी W2 को बाहर निकाल लेता हूं तो यहां भी हो जाएगा W1/W2 +1। लिख सकता हूं ऐसा, इनको कैंसिल आउट कर दो, इनकी जगह पर पुट कर दीजिए आप 3/2। ठीक है, कर सकते हैं। तो 5 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √3 टाइम्स ऑफ 3:2 -1 अपॉन 3:2 +1, यही होगा। अब इस पूरे का कोसाइन करना है, लेकिन फिलहाल इसकी वैल्यू कितनी होती है वो निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2, दैट इज इक्वल टू 3 - 2/2 इंटू 2/5। 2 और 2 कट गया, दिस इज 1/5 और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/5। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ ही पूछा क्या है, पावर फैक्टर पूछा है। पावर फैक्टर मतलब cos ऑफ 5, दैट मीन्स cos ऑफ tan इनवर्स, देखिए √3 मतलब 1.73 के आसपास और डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। तो जब डिवाइड करके ऊपर भेजेंगे तो 0.3, 1.73 ना, 5 3 15, 0.3 के समथिंग कुछ आएगा। तो tan इनवर्स 0.3 अभी के लिए मैं लिख देता हूं, फिर ऑप्शन में से चेक करेंगे कि डेटा ऐसा कुछ है भी या नहीं है अपने पास। ठीक है, आ गया अपना आंसर। तो पावर फैक्टर इज cos tan इनवर्स 0.3। देखिए कहीं पे है, हाँ बिल्कुल है, दो जगह पर है। और मैंने आपको पहले ही सॉर्ट आउट करके बता दिया था कि लीडिंग और लैगिंग से हम लोग पहले ही पहचान लिए कि राइट ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है। ये दो ऑप्शन थे हमारे पास, भाई 0.57 तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है जस्ट बिकॉज ऑफ लीडिंग लैगिंग कंडीशन, क्योंकि इंडक्टिव लोड लगा हुआ है। तो लैगिंग से हमको पहचान में आ गया कि 0.346 तो है, लेकिन सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो सही है, डी में जो दिया है वो गलत है। क्लियर क्वेश्चन। चलिए अब आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वहां पर लेके चलता हूं आपको, ठीक है। तुरंत बिना देरी किए एकदम शॉर्ट में जल्दी से फटाफट से पढ़ेंगे आज के पूरे क्वेश्चंस को। बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द कोर लेंथ ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल आर डबल्ड इफ सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया और किसको डबल किया यहां पर, लेंथ।
ठीक है, कोर लेंथ को भी डबल कर दिया। कैसे सॉल्व होगा, तुरंत एक फॉर्मूले से। कैसे सिंप्लीफाई करें भाई, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल्स टू म्यू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है ना, बन जाएगा इससे। चलिए ठीक, देखते हैं। तो कोर की लेंथ को डबल कर दिया, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर। भाई एन का क्या हुआ है, एन को कितना कर दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एल। कैंसिल आउट कर दो, 2 टाइम्स बचेगा, तो L2 इज 2 टाइम्स ऑफ L1, ये निकल के आ रहा है, मतलब डबल हो गया सीधे। आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें और ज़्यादा डिस्कशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में दिख रहा है, लिखा हुआ इन द केस ऑफ कॉपर एटम द एटॉमिक वेट इज 64। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉन्स का देखिए मूवमेंट कुछ इस तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता रहता है, ऐसा कुछ। तो बोलता है कि एटॉमिक वेट जो है कॉपर एटम के केस में वो 64 है और एटॉमिक नंबर 29 है। तो बताइए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द कॉपर एटम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उस कॉपर एटम के भीतर कितना होगा। तो भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मिलेगा, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर कर दो, सीधा सिंपल सा फंडा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझको मिल गया, एटॉमिक वेट कितना है 64 और एटॉमिक नंबर कितना है 29। 29 डिवाइड माइनस कर दीजिए सीधे, तो इसमें से 30 चला गया, 30 34 और एक 35 बचेगा, 35। दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सीधा सीधा सिंपल सा आंसर। मान लो प्रोटॉन्स पूछता तो क्या आंसर होता, सोच के बताइए। इसी सवाल में न्यूट्रॉन्स की जगह अगर प्रोटॉन्स लिख देता तो क्या आंसर करते आप। आंसर इसी स्टेटमेंट के अंदर छुपा हुआ है, सोच के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में तुरंत तुरंत लिख दीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फट से लिख दीजिए तुरंत कि सर ये आंसर होगा। फिलहाल के लिए मैं राइट आंसर तो लिख दूं, राइट आंसर इज 35। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पहले वाले पोर्शन का जो क्वेश्चन का था, जो पूछा हुआ था वो 35 है, और मैंने आपसे नया चीज पूछ लिया कि मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ लेगा तो क्या आंसर होगा। दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, आज होमवर्क क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए, तो आज रिलैक्स हो सकते हैं। अभी 2 दिन तक कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं रहेगा। दीपावली की मस्त प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं बढ़िया से, तो आप ये सेशन देख लीजिए, क्वेश्चन मेरे साथ थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना ही बहुत है अभी इस 2 दिन। उसके बाद फिर जोर शोर से दोबारा से प्रिपरेशन में लगेंगे। चलिए अगला सवाल आ गया, लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड इफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स आर डबल्ड एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल्ड। तो फिर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा। लीनियर डायमेंशन को डबल कर दिया, ठीक है, और प्लेट सेपरेशन यानी डी की वैल्यू को भी डबल कर दिया। तो अब बताइए वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू भाई हमको पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी होता है, ये C1 का केस है। ठीक है, तो C2 के केस में हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन, अब डबल कर दिया इसकी प्लेट के लीनियर डायमेंशंस को डबल कर दिया। ठीक, तो 2 और उधर फिर से 2, इसको भी डबल इसको भी डबल, दोनों मिला के 4 टाइम्स ऑफ A डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स आर डबल एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज आल्सो डबल। अच्छा, तो 2 टाइम्स ऑफ D हो गया, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। तो C2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन A बाय D एंड दिस होल पोर्शन इज व्हाट, दिस होल पोर्शन इज C1। तो मैं बोल सकता हूँ कि C2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C1। कहानी खत्म। मतलब जो दूसरा कैपेसिटेंस आएगा वो पिछले वाले का डबल होकर के आएगा। जो दूसरा कैपेसिटेंस आएगा मेरे पास वो पिछले वाले केस का डबल होके आएगा। तो पहले कितना था, पहले 10 माइक्रोफैरड था, अब कितना आएगा 20 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक है, मस्त एकदम आसानी से टैकल करेंगे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स अपने नोट करते जाएगा कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द एमीटर इंडिकेट्स 1 एम्पियर, एमीटर 1 एम्पियर की करंट दिखा रहा है। ठीक, एंड द वोल्ट मीटर इज हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका, और वो 100 वोल्ट की रीडिंग दिखाता है। मतलब यहाँ का वोल्टेज मिल गया आपको कितना, 100 वोल्ट, मतलब रजिस्टर के अक्रॉस भी 100 वोल्ट है। अल्टीमेटली इसी की वैल्यू तो पूछेगा ना, अननोन दिख ही रहा है ये। तो 100 वोल्ट्स की पोटेंशियल मिल गई मुझको यहाँ पर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर वुड बी, द वैल्यू ऑफ आर वुड बी, टोटल करंट कितनी आ रही है यहाँ से 1 एम्पियर। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी, भाई यहाँ का रेजिस्टेंस जो है वो 1000 ओम्स का है, वोल्टेज 100 का है, तो करंट कितनी होगी, वोल्ट मीटर के अक्रॉस करंट कितनी होगी, I इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब 0.1। तो 1 एम्पियर में से अगर मैं 0.1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ कितनी करंट बचेगी रजिस्टर से, 0.9। अरे 0.9 का मतलब क्या होता है, 0.9 का मतलब होता है 9/10।
इतनी करंट जा रही है यहाँ से, रजिस्टर की वैल्यू निकाल लोगे आप, R इज इक्वल्स टू V बाय I। R इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट, करंट की वैल्यू लिख दिया मैंने, 9/10, उधर ऊपर भेजा तो 10/9 हो गया, तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 9। 9 1 जा 9, 10, फिर से 10, 9 1 जा 9, फिर 10, फिर 9 1 जा 9, फिर उसके बाद फिर पॉइंट लगाएंगे तो फिर 10, तो 111.1 आ गया आंसर। कितने सेकंड्स का टाइम लग रहा है आपको सॉल्व करने में, जरूर से देखते जाइएगा, वॉच रखिए अपने आसपास में, टाइम लिमिट में सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन आसान है, टाइम जो होगा उसमें खेल हो जाएगा ऐसे में, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि आप उतने टाइम लिमिट में सही सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। टाइम का प्रेशर होना बहुत जरूरी है यार, बिना टाइम के प्रेशर के अगर आप जेई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। आप सही क्वेश्चन भी बना लोगे ना तो वहां पर टाइम कम पड़ जाएगा, उस इस चक्कर में नहीं फंसना है। हम लोग राइट आंसर करते जाते हैं बट टाइम का ध्यान रखते ही नहीं है शुरू से, और यही चीज जो है आखिरी में पूरा गड़बड़ जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अगला सवाल लिखा हुआ द मास ऑफ एन आयन लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आयन्स लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर से, उस जो मास होगा उस आयन का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कि कितनी बिजली, कितनी सप्लाई आप उसके अंदर दे रहे हो उसके। तो अबव स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है, सिंपल सा थिंग है। यूडब्ल्यूटी सब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, और इलेक्ट्रोलिसिस अगर पढ़े हुए हैं तो हमको पता है कि इट इज बेस्ड अपॉन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन सी। देखिए फैराडे के नियम के ऊपर ही बेस करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम जो है आपको ये बताता है कि जब रिलेटिव मोशन बिटवीन द सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। दूसरा फोल्ड इसका बताता है कि ईएमएफ कितनी बनेगी, तो उस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगी कितना फ्लक्स लिंक होगा उसके ऊपर। तो वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ बोल रहा है कि आयॉन्स कितने लिबरेट होंगे, उसी प्रोपोर्शन में लिबरेट होंगे जिस प्रोपोर्शन में आप सप्लाई दे रहे हैं। ये बात कहाँ पे आती है, इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ पर आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस को एकदम तुरंत तुरंत डिस्कस करेंगे, अगले सवाल पर जाते जाएंगे। ठीक, ये उड़ते हुए बलून्स जो है इससे क्या पता चल रहा है भाई, लिखा हुआ है टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अच्छा, इफ द चार्जेस आर इंक्रीज्ड बाय 10%, क्यू की वैल्यू जो है वो 10% इंक्रीज कर देता हूं मैं, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बना दो इसी से। देन टू गेट द सेम फोर्स बिटवीन देम, इनका सेपरेशन कितना होना चाहिए भाई, इनका सेपरेशन भी 10% इंक्रीज कर दो। सिंपल सी बात, दो चार्जेस है ना, तो 10 10 100, तो जब आप इसको 10% बढ़ाओगे, चार्जेस को 10% से इंक्रीज करोगे आप, तो इनकी ओवरऑल डिस्टेंस के हिसाब से कितना आना चाहिए, ये भी 10% इंक्रीज होगी, सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर भी। इनके अगर फोर्स को बराबर रखना है आपको, तो इनकी डिस्टेंस को भी आप 10% ही बढ़ाएंगे सीधे सीधे, तो ओवरऑल जो इनका रिजल्टेंट है वो सेम आएगा, मतलब फोर्स की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। चलिए और देखें, इन द फॉलोइंग सर्किट द टोटल इंडक्टेंस इज। अच्छा देखिए, सीरीज की सर्किट दी हुई है यहाँ पर, डॉट कन्वेंशन का क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को ये डेटा प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। मैं अपने सिस्टम पर देख लूँ एक बार, हाँ दिख तो रहा है, यहाँ पर विजिबल है। आप फ़ोन को लैंडस्केप मोड पर एक बार रख के देख लीजिएगा अगर नॉर्मल में नहीं दिख रहा होगा तो। चलिए मैं एक बार फिर भी यहाँ से हाईलाइट कर लेता हूँ। तो डॉट कन्वेंशंस इधर इधर पर लगे हुए हैं। ठीक, इसका शॉर्टकट मैंने आप लोग को बताया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है, वही शॉर्टकट अभी मैं फिर से अप्लाई करने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत तुरंत आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, सेल्फ इंडक्टेंसेस को ऐड कर लीजिए, 10 12 8 सब मिला के कितना हो गया, 30 30। फिर यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्शन का क्या सीन है। तो इधर आप देखेंगे करंट, करंट की डायरेक्शन अगर मैं ऐसा मान लेता हूं तो करंट आउटगोइंग फ्रॉम द डॉट, और इस केस में भी आउटगोइंग फ्रॉम द डॉट, तो मतलब लाइक पोलैरिटी है ना, एडिटिव पोलैरिटी हो गई। और सेकंड और थर्ड कॉइल के बीच में अगर मैं देखूं तो यहाँ से आउटगोइंग फ्रॉम द डॉट एंड यहाँ पर इनकमिंग टुवर्ड्स द डॉट, तो दोनों जगह का म्यूचुअल जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे के साथ। एक जगह एडिटिव पोलैरिटी, दूसरी जगह सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, और म्यूचुअल एकदम बराबर है दोनों जगह पर। तो म्यूचुअल अगर बराबर है तो फिर ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्यों कैलकुलेट करना है इसको, छोड़ दो, हटाओ। सीधे 4 को देखिए आप, क्या 4 का क्या करना है, आउटगोइंग इनकमिंग सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो मतलब टोटल आपके पास था 30 हेनरी, इसमें से माइनस कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ एम, एम कितना है 4 है, तो मतलब 30 माइनस 4 2 जा 8, 22 हेनरी इज योर आंसर। ऐसे बनाइएगा एकदम जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन से हटाते जाइए इनको फटाफट से। अगला सवाल लिखा हुआ है ना, 3 फेज बैलेंस सिस्टम इफ वी वाई एन इज इक्वल टू 100 एट एन एंगल माइनस 120 वोल्ट्स 120 डिग्री वोल्ट्स एंड और वी बी एन जो है इट इज इक्वल टू 100 एट एन एंगल
प्लस 120 डिग्री वोल्ट्स। तो वी वाई बी कितना होगा, देखिए एन जहां जहां पर लिखा हुआ है स्टार कनेक्शन में ये सब फेज वोल्टेजेस कहलाते हैं, और जब वी वाई एन है तो दिस इज लाइन टू लाइन पोटेंशियल, मतलब लाइन वोल्टेज की बात कर रहा है। ठीक, चलिए इसको कैलकुलेट करके बताते हैं हम लोग अच्छे से, एकदम प्रॉपर इसको प्यार मोहब्बत के साथ बना करके देखते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, अगर मैं फेज क्वांटिटीज को ट्रेस करूं यहाँ पर तो ऐसे बनेंगी ये। यहाँ मैं लिखूंगा वी आर वाई माई रेफरेंस फेज, वी वाई बी एन वी बी आर। ऐसे लिखना सही रहेगा क्या, कभी नहीं लिखना है ऐसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है सर। इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि आपने लाइन वोल्टेज देखा है यहाँ पर, असली में यहाँ पर फेज वोल्टेज के फॉर्म में आपको ट्रेस करना है ना। तो ये हो जाएगा वी आर एन वी वाई एन वी बी एन। लाइन वोल्टेजेस आर ऑलवेज द रिजल्टेंट ऑफ फेज वोल्टेजेस, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सटेंड कर दीजिए इनको एंटी फेज में। मुझे बाकी फेजेस से मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं मुझे उससे मतलब है केवल। चलो देखते हैं, तो यहां से यहां तक पहले कितना था, 120 डिग्री का डिफरेंस, ये सब 120 डिग्री अपार्ट थे ना ये पूरे। जैसे ही मैंने एंटी फेजेस बनाए इसके, ये माइनस ऑफ वी आर एन हो गया, ये माइनस ऑफ वी वाई एन हो गया, और ये हो गया माइनस ऑफ वी बी एन। सही है यहाँ तक, ओके ठीक है डन। इनके बनते ही मेरे पास फेज डिफरेंस एंगल कितने का आ गया भाई, इसके बनते ही मेरे पास जो फेज डिफरेंस एंगल आया वो सब 60 डिग्री में डिवाइड हो गया। ठीक है, पूरे के लिए आप लिख सकते हैं। अब ठीक है, इधर का लिखने की जरूरत नहीं है, सब में वही हाल है। अब अपने काम का डेटा क्या है, देखिए हमको किसके बारे में पूछा, हमको वी वाई बी के बारे में पूछा ना, ठीक है, वी वाई बी के बारे में पूछा। और वैसे भी जो गिवन कंडीशन इसके हिसाब से आप देख लीजिए, वी वाई एन 120 डिग्री पीछे रेफरेंस से, वी वाई एन अपने रेफरेंस से 120 डिग्री पीछे, सही बना है। ठीक है, वी बी एन जो है उसको कहाँ पर दिया, प्लस 120 डिग्री, एंटी फेज में देखिए प्लस 120 डिग्री, 60 प्लस 60 120, एकदम सही बना हुआ है सारा ग्राफ। अब आप बताइए यहाँ पे वी वाई बी कहाँ पे बनेगा, वी वाई बी जो है वी वाई एन और वी बी एन का रिजल्टेंट है, यही है। चलिए रिजल्टेंट ट्रेस करते हैं इन दोनों का। इनका अगर मैं रिजल्टेंट ट्रेस करूं तो यहाँ कहीं पे आना चाहिए, इस जगह पे आना चाहिए क्या, जो क्वेश्चन में आपको दिया वी वाई बी, क्वेश्चन में दिया वी वाई बी, यहां पर आना चाहिए। तो अब आप बताइए यहां पर देख करके कि टोटल वी वाई बी से वी वाई बी अपने रेफरेंस से कितने डिफरेंस पर है, कितने फेज डिफरेंस पर है। बिल्कुल सिंपल है ना यार, अब तो दिख ही रहा है सीधे, यहां से यहां तक आपको दिख रहा है 30 डिग्री, और ये पूरा पोर्शन आपको कितने का दिख रहा है, 60 डिग्री का दिख रहा है ना, ये तो विजिबल है ही, 60 डिग्री इज विजिबल। तो 30 प्लस 60 90 डिग्री, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। और कुछ रह गया क्या पता करने को, भाई 90 डिग्री का फेज डिफरेंस तो दिख ही रहा है ना, प्लस की माइनस। अब ये एक क्वेश्चन है, अब आप पूछोगे कि सर प्लस 90 की माइनस 90, भाई रेफरेंस से तो पीछे चलता हुआ दिख रहा है ना, तभी तो एरो यहां से टूवर्ड्स द रेफरेंस है ना, टेंडिंग टूवर्ड्स द रेफरेंस जा रहा है, तो माइनस 90। ठीक है, तो फेज एंगल मेरे पास आ गया माइनस 90 डिग्री का। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन में इतने डेटा से काम बन जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल बन जाएगा, आ गया अपना आंसर। प्लस 90 है दूसरी जगह पे, और कहीं 90 है ही नहीं, तो आंसर तो यहीं से आ गया। लेकिन चलो ये वैल्यू भी बता दूं आपको कैसे आ रही है। ये वैल्यू निकालने के लिए देखिए, दिस इज अ लाइन वोल्टेज ना, और हमको पता है स्टार के केस में वी एल इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ वी पी एच होता है। तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ 100 फेज वोल्टेज जो आपके पास था। ठीक है, कितना दिया हुआ था, 100 था, रूट 3 की वैल्यू 1.73 मल्टीप्लाइड विथ 100, दैट इज इक्वल टू 173.0। दिस इज योर लाइन वोल्टेज, या अल्टीमेटली दिस इज योर वी वाई बी। तो 173 एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री, एकदम श्योर शॉट बिना कोई गलती के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फेजर्स डायग्राम्स एकदम प्रॉपर मस्त तरीके से क्लियर रहना चाहिए हमको। लिखा हुआ है कंसीडरिंग द फॉलोइंग वेवफॉर्म इफ द वोल्टेज V इज Vm sin ओमेगा t एंड करंट I इज Im sin ओमेगा t माइनस फाइव, जो कि देख के समझ में आ रहा है, ये V की ग्राफ है, ये I की ग्राफ है। ठीक है, साइनसॉइडल वेव है, लैग करता हुआ दिख रहा है हमको यहाँ से I। ठीक, तो एवरेज पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा यार, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, एकदम सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आपको देखिए एवरेज पावर आप कैसे निकालते हैं, P एवरेज इज इक्वल टू V आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, बताते हैं ऐसा। बेसिकली आप पावर का एक्सप्रेशन तो यही लिखते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, वी एम दिया है, आई एम दिया है, कॉस ऑफ फाई दिया हुआ है, लिख दीजिए सीधे। वी एम मतलब वी एम बाई रूट टू लिखेंगे, हमको तो आर एम एस से मतलब है ना, आई एम बाई रूट टू इंटू कॉस फाई। ठीक, मल्टीप्लाई हो गया, दिस विल बिकम वी एम आई एम कॉस फाई होल अपॉन टू।
दिस इज योर पी एवरेज, कोई डाउट ही नहीं है, कहीं पे होगा ये ऑप्शन। √2 वी आर एम एस आई आर एम एस, नहीं वी आर एम एस आई आर एम एस बाई 2 नहीं होगा, वी एम आई एम कॉस फाइव बाई 2, दिस इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी था बट फंसना नहीं है उसमें, सी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट करेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट है। चलिए एक्सप्रेशन बेस्ड था ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 10, आज एकदम बढ़िया स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं कोई बड़ा क्वेश्चन आकर के स्पीड को गड़बड़ ना कर दे हमारे। इफ द लाइन फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर विल बी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर आपको पूछ रहा है, ठीक है, बनाए इसको, चलो देखते हैं। लाइन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ब्रिज रेक्टिफायर, और कोई डेटा नहीं दिया आपको, ठीक है, इसी से बनाना है। ब्रिज रेक्टिफायर का इनपुट देख लीजिए जरा, ये लाइन की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है, इनपुट तो एसी होगा ऑब्वियसली, अगर एसी होगा और ये 50 हर्ट्ज पे चल रहा था, 50 हर्ट्ज पे चल रहा था, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 1/50, दैट इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। टाइम पीरियड से निकालने जा रहा हूं मैं इसको, ध्यान से देखिएगा, एकदम शॉर्टेस्ट तरीका बताने वाला हूं आपको, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस ना बड़े इंपॉर्टेंट है, आप छोटे छोटे क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले बनाते रहो जितने बनाने, लेकिन आप इस टाइप के क्वेश्चंस अगर नहीं बना रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, मतलब वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि आपको 60-70 मार्क्स तक तो हेल्प करेंगे, उसके आगे का जो मार्क्स खींचने वाला काम है वो ये सब क्वेश्चंस करते हैं, तो हमको एकदम प्रॉपर इन सब पे भी रखना है एकदम कमांड, अच्छा ठीक है ना, एकदम बढ़िया से बनेगा आप लोग से, बस आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाएगा, जहां ना समझ में आए, जहां पे लगे कोई डाउट है पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, ग्रुप में, कहीं पर भी, ठीक है। चलिए ठीक, तो टाइम पीरियड मुझे इतना समझ में आ गया कि ऐसी एक वेव बनने में 20 मिली सेकेंड का समय लग रहा है, कितना लग रहा है, 20 मिली सेकेंड, ठीक, यहां से यहां तक एक साइकिल कट लगने वाला टोटल समय 20 मिली सेकेंड। अब जरा मैं ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट पे आता हूं। अब ये जो रेक्टिफायर है, जैसे ही इसने मुझे रेक्टिफाइड आउटपुट दिया तो क्या आउटपुट में मिला मुझको, चलो देखते हैं इसका आउटपुट क्या निकल के आया। ऐसा आउटपुट निकल के आया, ठीक। अब देखिए इसको कैसे समझना है आपको इस क्वेश्चन को। अगर मैं पहली वाली वेव की बात करूं, जो एसी इनपुट वेव था, इसका यूनिक फंक्शन होने में कितना समय लग रहा था, 20 मिली सेकेंड लग रहा था, ठीक है, ओके। सेकेंड वाली वेव को आप देख लीजिए जरा, ये जो सेकेंड मैंने आउटपुट बनाया है ब्रिज रेक्टिफायर का, इसमें यूनिक वेव बनने में कितना समय लग रहा है आपको, तो भाई आप बोलेंगे सर यूनिक वेव तो यहां से लेके यहां तक बन गई, इसके बाद क्या है, इसके बाद तो रेपिटेशन है ना, इसके बाद तो रिपीटेटिव फॉर्म आ गया ना। यहां पर रिपीटेटिव फॉर्म कब आया, 360 डिग्री पूरा कंप्लीट होने पे, यानी 20 मिली सेकेंड्स के बाद रिपीटेशन चालू हुआ। यहां रिपीटेशन कब चालू हुआ, 10 मिली सेकेंड पे ही चालू हो गया। यहाँ रिपीटेशन कब चालू हुआ, 10 मिली सेकेंड्स में चालू हुआ। समझ आया ये क्वेश्चन का एकदम शॉर्टेस्ट तरीका, और तरीके हैं इसको बनाने के, लेकिन नहीं लेके जाऊंगा उस पर, आपको मैं इसी आसान तरीके से ही बताऊंगा जो जितना ईजीएस्ट पॉसिबल होगा। तो मुझको ये समझ में आ रहा है कि इसका जो फॉर्म है, ये जो रेक्टिफाइड आउटपुट का फॉर्म है, 10 मिली सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर इसमें लगने वाला टाइम जो है वो 10 मिली सेकेंड्स है, तो बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 1/10 मिली सेकेंड, यानी कि 1/10 इंटू 10⁻³ अरे इतना भी टेंशन क्यों लेना भाई, देखो 20 मिली सेकेंड्स था तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, तो जब ये घट गया और जब दोनों का इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो टाइम पीरियड घट गया तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, और क्या, इतना क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। आंसर 100 हर्ट्ज। हड़बड़ी में गलती से लोग क्या कर देते हैं कि टाइम पीरियड अपने को आधा दिखा, फ्रीक्वेंसी को 25 हर्ट्ज टिक कर दिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है टाइम के प्रेशर में। इसीलिए मैंने बोला कि आप भी टाइम के प्रेशर पर सॉल्व करिए, मजा आएगा, तब समझ आएगा कि हम क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं। समझ आया ये वाला क्वेश्चन, ये आपके रेक्टिफाइड आउटपुट की बात कर रहा था, तो आपको बस ये देखना है कि इसका एक यूनिक फंक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, 10 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। वहां पर एक यूनिक फंक्शन जो था उसको कंप्लीट होने में 20 मिली सेकेंड्स लग रहा था, उससे आधे समय में ये पूरा हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जस्ट क्या हो गई, डबल हो गई इसकी। बन रहा है सबसे। चलिए भाई, कौन से नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग पहुंच गए 10th क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आते हैं 11वें सवाल पर, 11th क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश करिएगा ये सारे क्वेश्चंस आप मेरे से पहले बना करके रखिए, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको तो कॉपी पेन में फटाफट सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, आंसर लिख दीजिए बगल में, तब तक मैं भी पहुंच रहा हूं आंसर पर, ठीक है। तो आपका टाइम स्पीड आपका ज्यादा अच्छा होना चाहिए, मतलब मेरी स्पीड से ज्यादा होना चाहिए आपका स्पीड। लिखा हुआ था वोल्टेज अक्रॉस अ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 10 वोल्ट्स फॉर t लेस देन 0। अच्छा
मतलब मेरे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड और इसके अक्रॉस का वोल्टेज है 10 वोल्ट। ठीक। कब? जब t लेस देन 0 पर है। ओके, व्हेन t इज लेस देन 0। ठीक। अब है t इक्वल्स टू 0। अब t के 0 से पहले, मतलब उस इंस्टेंट के पहले का सिचुएशन दे दिया, उस इंस्टेंट का सिचुएशन देगा और उस इंस्टेंट के बाद का सिचुएशन देगा। ठीक। तो एट t इक्वल्स टू 0 बोलता है कि एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस हम जोड़ देंगे, इसके साथ हम लोग एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। ठीक है, कब? एट t इक्वल्स टू 0, अगले टाइम इंस्टेंट पे। ठीक है, कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर टर्मिनल्स। फाइंड द टाइम कांस्टेंट एंड द वोल्टेज Vt एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब बताओ कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के इंस्टेंट पर क्या होगा। इस पर हमको क्या सबसे पहले फाइंड करने बोला? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले ये फाइंड करने बोला कि टाइम कांस्टेंट बताओ इसका कितना होगा। टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल्स टू आर सी, पता है हम सभी को। तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू सी। आर कितना है? 1 × 10⁻⁶ इंटू ये सी कितना है? 1 × 10⁻⁻⁶। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई? 1 सेकेंड। कंप्लीट। ठीक। पहले चेक करते हैं कि क्या इतने से बात बनेगी क्या। तो अगला पार्ट नहीं सॉल्व करेंगे। 1 सेकेंड यहां दिख रहा है, 1 सेकेंड इधर भी दिख रहा है। तो मतलब हमारे पास दो राइट आंसर तो मिल गए, 50-50 वाला पोल अब हो गया। ठीक है, अब अगली बारी है कि अब आपको वोल्टेज निकालना ही पड़ेगा। वोल्टेज कैसे निकलेगा भाई? इस केस पे वोल्टेज कैसे निकलेगा? आपको बोला है वी ऑफ टी पता लगाओ जब टी की वैल्यू 1 सेकेंड्स पर होगी। जब टी की वैल्यू किस पर होगी? टी की वैल्यू 1 सेकेंड्स पर होगी, उस समय आपको बताना है वी ऑफ टी। कैसे निकालेंगे? सो वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड विथ ई टू द पावर माइनस ऑफ टी अपॉन टाउ। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए इसको। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पुट कर दीजिए वैल्यू। आपको ये वाला टी कितना दिया हुआ है? आपको पूछा है 1 सेकेंड पर कितना होगा, पुट करिए इसको। टाउ की वैल्यू आप निकाल के रखे हुए हैं 1 सेकेंड, ये भी पुट करिए। चलिए देखते हैं। सो दिस विल बी 10 मल्टीप्लाइड विथ ई टू द पावर -1 अपॉन +1। तो ई टू द पावर ऑफ -1 जो होता है वो 0 पॉइंट, भाई ई टू द पावर ऑफ -1 जो होता है 0.367 के आसपास का होता है। कैलकुलेट करेंगे आपको ये मिल जाएगा। ई की वैल्यू -1, ई इनवर्स जो है वो 0.367 का होगा। और जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर आएगा 3.67 के आसपास का। 3.67 के आसपास का, ये देखो 3.67 एग्जैक्टली ए वाला ऑप्शन जो है वो आ रहा है। वैसे भी जब यहाँ पे भी आया था 0.367 तो भी समझ आ गया था, क्योंकि 2.71 तो नहीं है, एग्जैक्ट 0.367 आएगा। ठीक है, तो हमको मिल गया अपना राइट आंसर ऑप्शन ए। सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सिंपल सोल्यूशन इसका। ठीक है, चलिए कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के चक्कर में नहीं फंसना, आपको एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट सीधे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसी के पीछे पीछे। क्या क्वेश्चन है भाई? अ बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड एसी जनरेटर generates a phase voltage of magnitude mod of EA equals to mod of EB equals to mod of EC equals to 100 volts. अच्छा, if the connection to one of the phases is reversed then what will be the magnitude of line voltage? SSC JEE पेपर 2 के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं रेडी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो हमारे 10 के बाद के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से बड़े टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, उनको आप पेपर 2 के लिए आप यूज कर सकते हैं, है ना, पेपर 2 के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए, आपको बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड एसी जनरेटर का सिस्टम का दिया हुआ है फेज वोल्टेज। ठीक है, ये सभी फेज वोल्टेजेस हैं, ई ए, ई बी, ई सी, ये सब, और सबकी वैल्यू कितनी है? 100 वोल्ट। ठीक। अब आपको
चलिए तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि तीनों के तीनों फेज वोल्टेजेस की वैल्यू हमको कितना गिवन है, 100 वोल्ट्स गिवन है। इफ कनेक्शन टू वन ऑफ द फेजेस इज रिवर्स्ड, किसी एक फेज का कनेक्शन जो है उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या पूछा आपको, लाइन वोल्टेज पूछा। बोला मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन वोल्टेज जो है वो कितना होगा। आप समझिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कि पूछ क्या रहा है, इसमें किस तरीके से बोल रहा है ये। इसने आपको बोला कि अगर ये ऐसे तीन फेज वोल्टेजेस थे आपके पास, ठीक है, यहाँ से आपके पास ई ऑफ ए है, ई ऑफ बी और ई ऑफ सी, ये तीन चीज आपको गिवन है। ठीक, इसमें से किसी एक फेज का पोटेंशियल मान लो रिवर्स हो जाता है, सब एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है, मैग्नीट्यूड वाइज सब 100 के हैं। किसी अगर फेज इनका अपोजिट हो जाता है या रिवर्स हो जाता है किसी एक का, तो आपका माइनस ऑफ ई ए यहां बनेगा, और इसके इधर बनते ही आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो कितने कितने का आएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री का डिफरेंस आ गया आपके पास। अब जब आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप ई ए से सी के बीच का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, ई फ्रॉम ए टू सी अगर आप निकाल रहे हैं, देखिए वैसे तो मैं आपको ये लॉजिकली अगर निकालने बोलूँ आपको सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली ही आप देख के बता देंगे कि देखिए ई से ए के बीच का जो डिफरेंस है, ई ए से ई बी के बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज हो गया, ई ए से ई सी के बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज हो गया, मतलब ई ए की वैल्यू बदल जाएगी, बाकी ई सी और ई बी की वैल्यू में कुछ नहीं चेंज आएगा। उसी से आपका आंसर आ गया, उसी से ही आप आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये तरीका इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, बट आपको मैं पहले कैलकुलेट करके दिखाता हूँ इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ई ए सी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे अंडर रूट, कितनी वैल्यू थी सभी की, 100 थी ना, देखिए तो अंडर रूट 100 का स्क्वायर, अच्छा ये माइनस है तो माइनस 100 का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 100 इंटू कॉस 60 डिग्री, ऐसा लिखेंगे। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, आपको ई ए सी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, ये देखिए 100, 10,000 यहाँ पर, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 60 मतलब 1/2 हो गया, तो 2 कट गया यहाँ पर, फिर से ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि ये वाला जो डेटा था ये आपका प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस टू टाइम्स ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा वो चीज़ देखिएगा। देखिए कॉस 60 बोला आपको, ठीक है, और ये जो है आपका कौन सा है, ये नेगेटिव है। तो ये डेटा भी आप यहाँ पे माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, तो माइनस यहाँ से निकल करके ये जो पोर्शन है आपका कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो नाउ यू विल गेट ई ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपके पास बचा 10,000 दैट इज इक्वल्स टू 100। ये मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको ये दिखे कि इसकी वैल्यू में कुछ नहीं चेंज हुआ, इनकी वैल्यूज में कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, इनकी मैग्नीट्यूड्स में। सेम थिंग इसके लिए भी आएगा, इसमें भी कुछ नहीं चेंज होगा, लेकिन जब मैं ये के लिए कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू बदल जाएगी यहाँ पर, तब रिजल्टेंट के फॉर्म में मुझे निकालना होगा एज अ लाइन। तो जब मैं लाइन वोल्टेज के लिए कैलकुलेशन करूंगा, लाइन वोल्टेज के लिए कैलकुलेशन करूंगा, तो आई विल राइट √3 टाइम्स ऑफ 100, और √3 टाइम्स ऑफ 100 कितना होता है, 173 होता है, ये आप भी जानते हैं। तो मेरे ई की मैग्नीट्यूड अकेले अलग मिल रही है, बाकी ई बी और ई सी की मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं चेंज आएगा। क्यों कोई चेंज आएगा, अच्छा ये सब जो सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, इसको सीधे सीधे आप खुद ही से सॉल्व कर सकते थे। कैसे, तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि एक फेज कोई रिवर्स हो रहा है, तो कोई एक फेज की वैल्यू जो होगी वो वहां से बदलेगी, बाकी के दोनों फेजेस की वैल्यू जो है वो क्यों चेंज होगी, वो बिल्कुल भी नहीं चेंज होगी, इट विल रिमेन सेम, 100 का 100 ही रहेगा। तो इसके हिसाब से देखिए क्या रिजल्टेंट बनना चाहिए, ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी 173 नहीं हो सकता, ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी 100 ये भी नहीं हो सकता, कोई दो की सेम वैल्यू आएगी 100 में, तो ई ए इज इक्वल टू 173 राइट है, ई बी एंड ई सी इसकी वैल्यू इक्वल टू 100 है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सी ऑप्शन राइट है। ई ए इक्वल टू ई बी 173 और ई सी की वैल्यू आपको बोल रहा है 100 है, बट यहाँ पर ये फैक्टर भी गलत हो गया। क्लियर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑकर्स व्हेन द लोड वोल्टेज एंड करंट्स आर। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चंस में से एक है, ये भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में आता है। मैक्स पीटी का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार का, आप हर बार आर एल इक्वल टू आर टी एच का क्वेश्चन बनाते हैं, एफिशिएंसी का क्वेश्चन बनाते हैं 50% होगा,
75% होगा, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब बना चुके हैं आप बहुत ज़्यादा। अलग प्रकार का अगर क्वेश्चन बनाएगा किसी टॉपिक से तो ऐसे क्वेश्चंस बनाता है। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन पढ़ लिए, सबको समझ में आ गया क्या पूछ रहा है। बोलता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है कब, जब लोड वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं ऑफ देयर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज। तो देखिए हमको इसकी सर्किट अगर ड्रॉ करनी हो तो हम लोग ये बनाएंगे सबसे पहले। तो ये हो गया हमारा वी टी एच, सो दिस वन इज आवर आर टी एच, और यहाँ पे बना दिया मैंने अपना वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस, ठीक। तो अब आपको बोलता है वोल्टेजेस और करंट्स का क्या हो जाता है। लोड वोल्टेज का, यहाँ का जो वोल्टेज है ये कितना हो जाएगा, वी एल। तो भाई लोड वोल्टेज कितना हो जाएगा, अगर ये मेरा टोटल वोल्टेज है तो यही वोल्टेज दो हिस्से में ड्रॉप होगा। केवीएल के हिसाब से मैं बता सकता हूँ ना कि टोटल ईएमएफ अप्लाइड इज इक्वल टू ऑल द ड्रॉप्स अवेलेबल इन अ मैश। तो जितने भी ड्रॉप्स हो रहे हैं तो यहाँ का जो ड्रॉप होगा इसको लिखूंगा मैं वी टी एच बाई टू, इधर का ड्रॉप भी होगा वी टी एच बाई टू मैक्सिमम कंडीशन पर। तो मतलब टोटल सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई टू विल बी माई लोड वोल्टेज। बात ही खत्म हो गई। यहाँ से कहाँ दिया हुआ है, हाफ ऑफ देयर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज, इनकी मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू थी हाफ। करंट के लिए भी सेम कंडीशन लागू होगा यहाँ पर, करंट सीरीज सर्किट होने की वजह से सेम जा रही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। हाफ ऑफ देयर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज विद दिस एक्सप्रेशन। आसान सा क्वेश्चन लेकिन कंसेप्चुअल, कंसेप्ट एकदम बढ़िया से आपका क्लियर करेगा ये सब सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वैल्यू ऑफ वी ए बी निकालिए इन द गिवन सर्किट। आसान तरीके से आपको निकलवाऊंगा ये वाली वैल्यू। यहां पर बना हुआ है ए, इधर बना हुआ है बी। वैल्यूज आई होप आप लोग को क्लियर दिख रही होगी। यहाँ से मैं साइड हट जाता हूँ। ये पूरी की पूरी वैल्यूज है। 12 वोल्ट का सप्लाई है, ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ए से बी के बीच की वैल्यू। इजीएस्ट पॉसिबल मेथड से बनाएं। चलिए इसको बनाते हैं। अब आप इसमें केसीएल लगाने लग जाएंगे यहाँ से तो एक प्रोसेस है कि हाँ आप उससे बनाएंगे। आप केवीएल लगाएंगे तो और लेंथी प्रोसेस है, और इक्विवेलेंट वगैरह का कुछ सोच रहे होंगे तो कर सकते हैं। आसान तरीका ये है, आपको वी ए बी केवल निकालना है ना। देखिए इस ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी है, 5 एंड 3 8, ठीक। इस ब्रांच में कितना है, 6 एंड 2, यहाँ पर भी 8 है, ठीक है। और सप्लाई जो है 12 वोल्ट की है टोटल। मैं पहले एक काम करता हूँ, टोटल करंट यहाँ से बता देता हूँ कितनी जाएगी। कैसे बताऊंगा मैं, तो भाई 8 और 8 पैरेलल कर दिया, 4 आ गया, 4 3 12, मतलब 3 एम्पियर की टोटल करंट जा रही है। और चूंकि दोनों ब्रांच इक्वल वैल्यूज के हैं तो 1.5 और 1.5 एम्पियर की करंट इन दोनों ब्रांच के अंदर जाती है, ठीक। तो मेरे पास I1 की वैल्यू 1.5 एम्पियर है, 1.5 मतलब 3/2। और वैसे ही I2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 1.5 एम्पियर है, दैट इज इक्वल टू 3/2। अब मुझे क्या करना है, ए से बी, थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं ना आप। चलिए थेवेनिन जैसे सॉल्व करते हैं इसको। आप यहाँ पर लिख लीजिए वी ए बी, ठीक है। ए की तरफ पॉजिटिव, बी की तरफ नेगेटिव, जैसा सर्किट में बना हुआ है वैसे ही लिख रहा हूँ मैं। अब इस डायरेक्शन में देखिए 5 को कैसे बनाएंगे आप, भाई जिस डायरेक्शन में करंट आ रही है ऐसी तो ड्रॉ करेंगे ना। I1 तो इसी डायरेक्शन में, ठीक, डिवाइडेड बाय उसके साथ सीरीज में ये वाला सेक्शन। I3 करंट जा रही है 6 के अंदर। चलिए वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज कैसे निकालेंगे, देखिए 5 इंटू 3/2, 5 3 जा 15/2, कितना हो गया ये, दिस इज 15/2। और यहाँ पर कितना हो गया 6, और I3 कितना है, जिसको मैंने I2 लिखा है, बेसिकली दिस इज I3, ये वाली करंट, ये भी 3/2 है, 6 3 जा 18/2। लूप लगा दीजिए, दिस इज प्लस वी ए बी प्लस 15/2 माइनस 18/2 इक्वल्स टू 0। 15 में से 18 गया तो कितना बचा, माइनस ऑफ 3/2 माइनस इज इक्वल्स टू वी ए बी, नेगेटिव में माइनस माइनस साइन कट गया। वी ए बी की वैल्यू कितनी बची, 1.5 वोल्ट। दिस इज आवर आंसर। आपको थोड़ी ना ये सब लिखना है, आपको खुद कैलकुलेट करना है डायरेक्ट, है ना। एकदम ज़्यादा टाइम नहीं लगने देना, एकदम फटाफट से कैलकुलेट करना है, ठीक है। आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ए ऑप्शन वॉज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से होता है शुरू। फिर से एक बड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ टू कॉइल्स x and y, if two coils x and y of 230 and 240 turns respectively share a common magnetic circuit of mean length 0.8 मीटर और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कितने का, 100 सेंटीमीटर का। कुछ गड़बड़ है क्या, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है तो स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये डेटा सही है। डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, अगर म्यू आर की वैल्यू 1110। कैलकुलेशन हैवी है लेकिन सोल्यूशन इजी है, एकदम आसान है। चलिए बताऊं, फॉर्मूला लिखूंगा सीधे आंसर आपका रेडी रहेगा वहां से।
म्यूचुअल इंडक्टेंस मुझे फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। बस एन स्क्वायर लिखूंगा तो सेल्फ इंडक्टेंस का केस हो जाएगा, यहाँ म्यूचुअल का केस है तो एन स्क्वायर नहीं लिख सकता, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एन वन इंटू एन टू इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। बन गई बात। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू डाल दीजिए जल्दी से। एम की वैल्यू हो गई यहाँ पे म्यू नॉट यानी कि 4 पाई 10⁻⁻⁷। म्यू आर की वैल्यू कितनी है 1110 मल्टीप्लाइड विथ n1 यानी 230 इंटू 240 इंटू एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इंटू 10⁻⁻⁻4 एंड देन होल डिवाइडेड बाई मीन लेंथ दिया है 0.8 यानी कि 8/10। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दीजिए इस पूरे को। देखिए 4 यहाँ पर है और 7 8 9 10 11, 11 का पावर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ कितने नंबर हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 के आसपास हो रहे हैं, तो 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग। एक डेटा आ गया, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये डेटा ऊपर भी जाएगा तो मेरे पास 0 पॉइंट समथिंग में डेटा देगा, और 0 पॉइंट में एक ही वैल्यू है मेरे पास 0.9। अब कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं इसमें नहीं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी इसके टोटल पावर्स के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे सब क्वेश्चन में टाइम बचाना है और सही से सॉल्व भी करना है हमको। ठीक है, इल्यूमिनेशन आ चुका है, मतलब यूडब्ल्यूटी आ चुका है। चलिए देखते हैं यूडब्ल्यूटी का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। सो फ्रॉम अ यूनिफॉर्म लाइट सोर्स ऑफ 300 कैंडल पावर, एक लाइट सोर्स है 300 कैंडल पावर का आपको दे रखा है। कैंडल पावर मतलब आपको आई की डेटा दिया हुआ है कितना 300। ठीक, there exists a plane surface 15 मीटर below the value of illumination on the plane surface when the luminous flux rays are inclined, inclination के साथ दिया है। ठीक, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे एक लाइट का सोर्स मैंने बना दिया और इससे कुछ एंगल पर इंक्लिनेशन के साथ, कितने एंगल पर 30 डिग्री के एंगल पर एक सरफेस पर, सर्कुलर सरफेस है क्या प्लेन सरफेस है, अच्छा शेप नहीं बोला, तो यहाँ पर जो कि जिससे कि 15 मीटर की दूरी पर 15 मीटर्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक है, इस पर इल्यूमिनेशन हो रहा है। तो आपको बोलता है कि बताओ इल्यूमिनेशन की वैल्यू कितनी है। कितना डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। E इज इक्वल्स टू I/D का स्क्वायर। ठीक, अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे आंसर गलत आ जाएगा। सुन लीजिए पहले पूरी बात। यहाँ पर ये कौन से नियम से आ रहा है, देखिए यहाँ पर आप कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, कि अगर लाइट के सोर्स से डिस्टेंस दिया हुआ है तो, बट एक चीज का दिक्कत है यहाँ कि सरफेस में इंक्लिनेशन भी आ गया साथ में, टू फ्रॉम इट्स नॉर्मल किसी डिग्री पर ये इंक्लाइंड भी है, तो केवल इनवर्स स्क्वायर लॉ से बात नहीं बनेगी, आपको यहाँ पे लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो अब मैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ का यूज करूंगा, दैट इज कॉस ऑफ थीटा। जितने बच्चे आधा फॉर्मूला देख के सॉल्व करने लग गए होंगे आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब E इज इक्वल्स टू I/D का स्क्वायर। आई कितना है हमारे पास 300, डी का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 और कॉस का 30 डिग्री, कॉस 30 मतलब हो गया √3/2। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 300 डिवाइड बाई 15 15 यानी कि 225 और इंटू √3/2, तो ये हो गया 150 यानी कि 150 √3 डिवाइडेड बाई 225। तो 5 3 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45 और √3 तो चल ही रहा है साथ में, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, दिस इज 2/3 इंटू √3। इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, 2/√3 बचा यहाँ मेरे पास, यानी कि 2/1.73। और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँगा 1.7 से इसको मैं वो कर दूँ, सॉल्व कर दूँ, तो मेरे पास डेटा जो है वो कितना आएगा, मुझे लगता है 1.15 आएगा। टू बी एग्जैक्ट 1.15 आना चाहिए डेटा, तो ये डेटा जो है ये 1.15 आना चाहिए। आप लोग सॉल्व करके एक बार बताइएगा। इतनी दूर तक सॉल्व करने के बाद मुझे लग रहा है 1.15 ही आना है इससे, है ना, 2 डिवाइड बाई 1, हाँ तो 1.15 ही आएगा, श्योर है, 1 से छोटी कोई वैल्यू है नहीं, यही आना है, बन जाएगा क्वेश्चन। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ की जरूरत थी, इंक्लिनेशन बोला, आपको एग्जैक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करना है। यूडब्ल्यूटी वगैरह में अभी एसएससी के पेपर 2 में आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस दिख सकते हैं आपको वहां पर। ठीक है, प्रिपेयर रहना है हमको इस टाइप के सवालों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ था वैक्यूम इनसाइड एन इनकैंडिसेंट लैंप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मत नोट करिए सवाल को, आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है, कई बार बना चुके हैं हम लोग ऐसा वाला क्वेश्चन। 10⁻⁻⁴ mm ऑफ Hg यानी मर्क्यूरी, 10⁻⁻⁻⁴ mm ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर जो है
वो अवेलेबल रहता है इनसाइड द इनकैंडिसेंट लैंप। चलिए, मस्त इजी सा क्वेश्चन। अगला सवाल, कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह दिखाई दे रहा है क्या लाइट का? लिखा हुआ इन द केस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस, इन केस ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस, द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट divided by to the incident light एनर्जी इज नोन एज। ये कौन सा फैक्टर है? मुझे लगता है ये मेरे बताने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो आप ही बता दोगे ऑलरेडी इसको देख करके कि ये क्या क्या किस फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है। चलो हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है एब्जॉर्प्शन फैक्टर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रिफ्लेक्शन फैक्टर, तीसरा ऑप्शन दिया डिप्रिसिएशन फैक्टर, लास्ट ऑप्शन दिया वेस्ट लाइट फैक्टर। लेकिन जब जब हम लोग ऐसे रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहे होते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट के फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं? रिफ्लेक्शन फैक्टर देखते हैं कि भाई वहां पर रिफ्लेक्शन फैक्टर कितना है, कहाँ कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। जहां पर रिफ्लेक्टर्स लगाना होता है, बैक ग्लास लगाना होता है, उन सब जगह पर रिफ्लेक्शन फैक्टर हमको देखना पड़ता है। ठीक है, दैट इज द रिफ्लेक्शन फैक्टर। एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन फैक्टर जो दिया है वो क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड लाइट डिवाइडेड बाई इंसिडेंट रेडिएशन, या कितना एमिटेड जो लाइट है उसकी बात कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। फ्यूज जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, लिखा हुआ है फ्यूज वायर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये तो डेटा वाला क्वेश्चन है, डेटा जिसको याद होगा वो बता देगा, जिसको डेटा नहीं याद होगा वो नहीं बता पाएगा। सीधा सीधा सवाल रहता है ये सब पूरा फैक्चुअल डेटा वाला क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें कोई मतलब इफ बट वाला सीन ही नहीं है, अगर डेटा याद है तो बता दोगे, नहीं याद होगा तो छूट जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ऐसा रहता है। आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, टिन दिया हुआ है, लीड दिया है, एल्यूमिनियम दिया और सिल्वर दिया। आपको बोलता है कि फ्यूज वायर किस मटेरियल का बना दिया जाए जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट हो जाए। अभी आइडियल सिचुएशन, अभी हम लोग जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो एक्चुअल में फ्यूज वायर जिस मटेरियल का बनाते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। अभी आपको बोला कि इस चार में से कौन सा मटेरियल का बनाया जाए कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाए। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से अगर गोल्ड भी लिख देता तो भी मैं उसको कंसिडर करता कि भाई सोने का फ्यूज बनाने वाला है करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि नहीं सर फ्यूज तो नहीं बनता इस मटेरियल का। अभी आपको बस एक पॉइंट पे फोकस करना है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका आता है इन सब में से। तो उसके लिए सबका मेल्टिंग पॉइंट तो पता रहे। जैसे टिन का कितना होता है? 231 231.9 के आसपास रहता है टिन का। तो 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टिन का रहता है ना। हम लोग सोल्डरिंग वगैरह करने के समय भी अलॉय इस्तेमाल करते हैं इन लोगों का। लीड किस रेंज में जाता है? 327.5 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट के बाद का डेटा थोड़ा सा देखना होगा, 0.5 या 0.6 के आसपास ये रहता है। व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? ये सब मैं बढ़ते क्रम में ही बता रहा हूँ आपको, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन भी उसी ऑर्डर में दिया हुआ है। एल्यूमिनियम का क्या रेंज रहता है? 660.3 डिग्री सेंटीग्रेड। डेटा नोट करके रखिएगा, कभी कभी ये सब डेटा काम आ जाते हैं। सिल्वर का क्या रेंज रहता है? सिल्वर का 1000 के ऊपर रहता है क्या? नहीं रहता है, 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद मैंने अपने एग्जाम्पल में एक और बोला ना, क्या बोला था मैंने एग्जाम्पल में? मैंने गोल्ड बोला था। अच्छा, गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर से ऊपर रहता है कि सिल्वर से नीचे रहता है? ये सोचने वाली बात है। गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सिल्वर से ज़्यादा या कम? ऑब्वियसली ज़्यादा, 1000 को पार कर जाता है वो। ठीक है, तो ये 1064 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। और इससे भी ऊपर रहता है किसका? कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। ठीक, ये सभी डेटा को मस्त से नोटेड रखिएगा, ये काम का है इससे। और हाँ, अब इस डेटा के साथ अब आप आंसर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने सीक्वेंस में ही दिया हुआ था पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्रिएट करेगा अगर सिल्वर इस्तेमाल कर लिया जाए इसके अंदर। हालांकि ऐसा कभी नहीं करेंगे हम लोग, बट स्टिल अगर चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर सभी को? चलिए डेटा मैं हटा देता हूँ, अब चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पे। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन में मीटर घूम रहा है। चलो देखते हैं भाई ये मीटर घूम करके क्या सवाल बताने वाला है हमको। लिखा हुआ द टाइप ऑफ टैरिफ इन विच अ कंज्यूमर इज पेनलाइज्ड और गिवन डिस्काउंट व्हेन द पावर फैक्टर फॉल्स बिलो या अबव द रेफरेंस वैल्यू रेस्पेक्टिवली। कौन सा टैरिफ का इस्तेमाल होता है अगर जिसमें कि जो कंज्यूमर होता है उसको पेनलाइज भी किया जा सकता है या उसको फिर डिस्काउंट भी दिया जा सकता है? किस क्राइटेरिया पर? ऑन द बेसिस ऑफ पावर फैक्टर
जो अपने रिकमेंडेड वैल्यू से नीचे गिरने पर या अच्छा मेंटेन करने पर, दोनों कंडीशंस यहाँ पर अवेलेबल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन में दिया हुआ है आपको फ्लैट रेट टैरिफ, स्लाइडिंग स्केल टैरिफ, टू पार्ट टैरिफ, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। क्या राइट आंसर होना चाहिए? क्या राइट आंसर होना चाहिए जल्दी से? अब इसमें तो सिंपल सी बात है, आपको ये याद होगा तो तुरंत बता देंगे, नहीं याद होगा तो सोचेंगे या छूट जाएगा ये क्वेश्चन, बस एकदम डायरेक्ट है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द स्लाइडिंग स्केल टैरिफ। स्लाइडिंग स्केल टैरिफ के अंदर क्या होता है कि एक पोर्शन ऑफ कॉस्ट जो होता है वो वेरिएबल रहता है, वो चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एसोसिएटेड फैक्टर। इसकी जब थ्योरी लिखते हैं तो उसकी थ्योरी में ये लाइन जरूर से लिखा जाता है कि इसका जो कॉस्ट होता है, इसके अंदर एक कॉस्ट जो होता है, ठीक है, एक स्लाइडिंग स्केल फीस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक सर्टन फैक्टर या एक एसोसिएटेड फैक्टर के आधार पे बदली जा सकती है या बदल सकती है। वो एसोसिएटेड फैक्टर ही इस क्वेश्चन के केस में पावर फैक्टर है। इसके अलावा भी केसेस हो सकते हैं, बट एसोसिएटिव फैक्टर जो होता है वो यहाँ पर इस सवाल के केस में पावर फैक्टर को एसोसिएटिव फैक्टर की तरह दिखाया गया है। तो ये अगर बदलेगा, ये बढ़ेगा या कम होगा, तो उस फैक्टर के आधार पे हम पेनलाइज या उसको रिवॉर्ड, दोनों में से कोई भी चीज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। और इसी के साथ आज का सेशन होता है कंप्लीट। मस्त तरीके से अगर आप यहाँ तक अभी तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस सेशन में, तो आप लोगों ने बढ़िया से 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिया। मैंने सोचा था कि कुछ कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा अभी 2 दिन के लिए, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समय मिल सके फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए। बट मुझे लगता है कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी आप स्पीड बढ़ा करके अगर इस वीडियो को देखेंगे तो एकदम बढ़िया से आप टाइम भी बचा लेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं होगी। तो वैसे ही अब कल के सेशन पर हम लोग मिलेंगे और कल भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से मस्त टाइप से क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक, एक दिन के लिए दीपावली के दिन सुबह 8 बजे ये सेशन आप लोग के लिए लाइव होगा। दीपावली के दिन मॉर्निंग 8 AM ये सेशन आपके लिए लाइव होगा। तो उस दिन 8 बजे सुबह आपको ये सेशन मिल जाएगा, ताकि शाम को एकदम आराम से रिलैक्स होकर आप अपना जो फेस्टिवल है उसका मजा ले सकें। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते जाइए, मस्त तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद।